आपने सुना होगा नीम हकीम खतराए जान। ऐसी ही कुछ स्थिति भागलपुर से सामने आई है। एक दवा दुकानदार जिसका रजिस्ट्रेशन 3 साल पहले ही खत्म हो चुका है और वह झोला छाप डॉक्टर दवा दुकान में ही अपना क्लिनिक चला रहा है। अभी तक ना जाने कितने लोगों की जान गई होगी। आज फिर 16 वर्षीय युवक उस झोला छाप डॉक्टर का शिकार बना। जैसे ही एक्सपायरी दवा खाई वह दुकान पर ही गिर गया। तभी झोला छाप डॉक्टर ने 112 को कॉल किया और पुलिस वहां पहुंचकर मरीज को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्वास्थ्य विभाग मेडिसिन पर और स्वास्थ्य की व्यवस्था पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, फिर भी कई मेडिकल में अभी भी एक्सपायरी दवा खुलेआम मिल रही है, जिसका जीता जागता नमूना आज बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत देखने को मिला, जहां एक 16 वर्षीय युवक को खुजली बीमारी थी, जिसके लिए वह मेडिकल से दवा लेकर जैसे ही खाया कुछ देर बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने इस बात को एक्सपायरी दवा खाने से नहीं, इसे हत्या का आरोप लगाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आती है और पुलिस प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेती है। युवक अपने नानी के घर रहकर पढ़ाई करता था, वहीं शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उसको खुजली हुआ था, खुजली हुआ, वो डॉक्टर के पास गया, कंप्यूटर उसको सुई दिया। कौन डॉक्टर के पास गया था? प्रमोद डॉक्टर के कहाँ पास। पर है ये कुतुबगंज के पास है। अच्छा, उसको सुई दिया, उसके बाद उसको उल्टी होने लगा। उल्टी होने के बाद वो बेहोश हो गया, मुंह से फेन जाने लगा, आँखों पूरा लाल हो गया। लाल होने के बाद वहीं पे अंदर में क्लिनिक में ही पड़ा हुआ था। नोचनी का दवा मांगा और उधर से आ रहा था, उसका मुंह कान लाल था। उसके बाद नोचनी का दवा मांगा, उसके बाद यहाँ पे बैठ गया, चक्कर आके यहाँ पे गिर गया चौकी पे। उसके बाद तुरंत हम मीडिया वाले को फ़ोन किए। कौन मीडिया वाले को फोन किए थे? मीडिया नहीं, 112 को। हाँ, 112 का गाड़ी आई। उसके बाद पूरा उस बच्चे का देख रेख किया। हाँ। उसके बाद वो बच्चा के घर पे मीडिया वाले को हम ही लेके गए। मीडिया? हाँ सर, 112। परिजन तो आरोप लगा रहे हैं कि सुई देने के बाद उसकी मौत हुई वो है। गलत आरोप लगा रहा है। गलत आरोप लगा रहे हैं। हाँ, हम जैसे उसको देखे आ रहा था तो मुँह कान पूरा लाल था, टहकते हुए आ रहा था। आपके पास दुकान का लाइसेंस है? हाँ है। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? प्रमोद कुमार सिंह अच्छा, किनके नाम पे ये दुकान है? मेरे नाम पे। जीजा के भाई की शादी में हथियार लहराना युवक को भारी पड़ गया। हथियार लहराते का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और यह वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से इसाकचक थाने को एक शादी कार्यक्रम के दौरान राइफल लहराते हुए वीडियो प्राप्त हुआ था। इस वीडियो का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के द्वारा निर्देश जारी किया गया। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसाकचक थाने द्वारा वीडियो का सत्यापन किया गया और एक शादी कार्यक्रम के दौरान त्रिमूर्ति चौक के दक्षिण ग्रामीण बैंक के पास का पाया गया। इस कार्यक्रम में गगन कुमार नाम का व्यक्ति अवैध राइफल लहराते हुए पाया गया, क्योंकि अवैध हथियार लहराना दंडनीय अपराध है। इसको लेकर इसाकचक थाने ने भागलपुर जिला अंतर्गत सजौर के विनोद प्रसाद सिंह का पुत्र गगन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके पास से 2 DBBL गन और 12 कारतूस जब्त कर लिए हैं। वायरल वीडियो में 2 युवक अलग अलग हथियार के साथ नाचते दिख रहे हैं। फिलहाल एक आरोपी को पकड़ लिया गया है, वहीं दूसरे की भी तलाश जारी है। पकड़ा गया आरोपी इसाकचक मोहल्ले में शादी के दौरान डीजे की धुन पर बंदूक लहराते हुए डांस कर रहा था। गगन नाम का व्यक्ति है जो सजौर का रहने वाला है, उसके द्वारा हथियार लहराया गया था वैवाहिक कार्यक्रम में, जो कि अनुचित है। जो भी हॉर्स फायरिंग है या अनुचित तौर पे अगर हथियार को लहराते हैं तो ऐसे जो भी मामले पुलिस के संज्ञान में आएंगे उस पर कार्रवाई होगी। इस मामले में भी कार्रवाई हुई है, विधि सम्मत कार्रवाई की गई है और जो भी सुसंगत धारा है उसमें केस दर्ज करते हुए गगन को सजौर से गिरफ्तार किया गया है और उनका जो भी लाइसेंस है उसको भी रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। उसके लिए जो भी प्रस्ताव उसको भेजा जाएगा और आगे भी जो भी इस तरह के संज्ञान में आएंगे, शादी का अभी माहौल चल रहा है, तो जो भी संज्ञान में मामले आएंगे उसकी जाँच होगी और उस पर कार्रवाई होगी। और एक तरफ जहां प्रशासन शांति बहाल कराने के लिए एड़ी चोटी एक कर रही है, वहीं प्रशासन का दूसरा चेहरा भी सामने आया है। जब महिला के घर चोरी हो गई और वह फरियाद लेकर लोदीपुर थाने पहुंची तो वहां के थानेदार ने साफ तौर पर कह दिया कि दिन में कहीं चोरी होती है। इतना ही नहीं, ऐसा कहते हुए उस महिला को जबरन वहां से भगा दिया गया। थक हार कर वह महिला अपनी गुहार लगाने वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय पहुंची। वहीं मीडिया से बात करते हुए महिला ने बताया कि मेरे पति पंकज पंडित काम करने के लिए निकले थे, तभी मेरे घर से 50,000 नगद और 50,000 के जेवर चोरों ने उड़ा ले गए। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा परिवार मजदूरी करके अपना घर चलाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार क्या संज्ञान लेते हैं। क्या इस महिला को न्याय मिल पाता है?
केस के मामले में कचहरी आए हुए थे हम, और मेरे घर में मेरे पति गए थे काम करने के लिए खेत पे, उसी बीच में वहाँ मतलब चोरी हुआ है मेरा घर पे। केस करने गए थे थाना गए थे तो थाना पे बोला कि दिन में कहीं चोरी होता है। कौन बुलाइए था? ये हम तो शकल से पहचान लेंगे, नाम तो नहीं जानते हैं। थाना वाला बुला था? हाँ, थाने पे बैठे हुए थे थाने वो, आप क्या बुला गया? और बोला गया कि जाओ तुम सुरेंद्र सिंह का चमचा हो, हम जानते हैं, जाओ हम तुम सब बहुत जानते हैं। सुरेंद्र सिंह मेरा केस का आईओ था, पहले के केस के मेरा आईओ थे, तो वही बोले थे सुरेंद्र सिंह का चमचा हो तो हम जानते हैं, जाओ। तो कोई भी नहीं पहुंचा वहाँ। कौन थाना गए थे? लोधीपुर। केस नहीं लिया? केस आवेदन दिए थे, नहीं लिया था। कितना का सामान चोरी हुआ आपका? और सामान मेरा लगभग 50,000 रुपये कैश और 50,000 रुपये का गहना चोरी हुआ। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर के एक छात्र की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। घटना शनिवार की रात की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद छात्रों में काफी आक्रोश देखा गया, जिसको लेकर उन्होंने जस्टिस फॉर रंजीत रंजन के नारे लगाते दिखे और सभी मेडिकल के छात्रों ने मिलकर ओपीडी बंद कर धरने पर बैठ गए, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रत्येक दिन सैकड़ों मरीज इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल पहुंच रहे थे, लेकिन उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं अपनी मांगों को लेकर मेडिकल के छात्रों ने अधीक्षक के पास अपनी बात रखी। अधीक्षक ने ओपीडी देने की बात कही और छात्रों पर आगे प्रशंसा करने की बात कही, लेकिन छात्र नहीं माने। फिर उन्हें अधीक्षक के द्वारा 3 दिनों का समय लेने के बाद मेडिकल के छात्रों ने ओपीडी खोला और फिर अस्पताल की व्यवस्था शुरू हो पाई। वहीं इस मामले को लेकर किसी तरह की बड़ी घटना ना हो, उसको लेकर भागलपुर एसडीएम धनंजय कुमार, टीएसपी अजय कुमार चौधरी भी घटनास्थल पर पहुंच गए और मामले को शांत कराया। मेडिकल कॉलेज छात्रों की मांगे हैं। जो फर्स्ट ईयर का छात्र रंजीत रंजन था, वह कॉलेज के रवैये से काफी प्रताड़ित हुआ था। वह काफी गरीब परिवार से ताल्लुकात रखता था। वह किसी तरह पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज प्रबंधन छात्रावास के लिए पहले ही शुल्क ले लेती है, लेकिन 2.5 वर्ष बाद उसे हॉस्टल देती है, जिसके चलते छात्र काफी परेशान रहते हैं। कई मूलभूत सुविधाएं भी हॉस्टल में नहीं रहने के कारण फर्स्ट ईयर का छात्र काफी परेशान था, जिसके चलते उसकी पढ़ाई भी बाधित हो रही थी और परीक्षा में भी उसके पेपर खराब गए थे। वह काफी डिप्रेशन में था, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। इसको प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि अगर 3 दिनों के अंदर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से इमरजेंसी और ओपीडी बंद कराया जाएगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग रहेंगे। ऑपरेट किया, इसके लिए हम जिला प्रशासन एवं कॉलेज प्रशासन का धन्यवाद देना चाहेंगे। हम लोग की जो टोटल 4 डिमांडें थी, जिसमें से कि हमारा 3 डिमांड का तो आश्वासन मिला है और पेशेंट के परेशानी को देखते हुए हम लोग ओपीडी फिलहाल खोल रहे हैं और ओपीडी के ऊपर जो ताला लगा हुआ था वो हम लोग ओपन कर दिए हैं। और जो हमारी एक जो प्रमुख डिमांडें थी और जो सबसे बड़ी डिमांडें थी वो आलोका शर्मा सर का रेजिग्नेशन था। यदि एक जाँच कमेटी बैठी है, उसका देख लेते हम लोग क्या रिपोर्ट दे रहे हैं वो लोग। यदि वो लोग का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। रिपोर्ट संतोषजनक नहीं आया तो फिर आगे क्या करें? हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अब मेनली जो है कॉलेज प्रशासन की ओर से जो आया कि हम लोग आलोका शर्मा सर का रेजिग्नेशन नहीं यानी रिजाइन नहीं कर सकते हैं या फिर हम उसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो अब मेनली जो मेरा मामला हो गया हम लोग के वर्सेस और यानी कि बिहार सरकार का हो गया। अब कॉलेज प्रशासन का उतना कुछ इसमें रहा ही नहीं। करा दिया गया है और ओपीडी अभी से लगातार चालू रहेगी। साथ ही साथ जो भी घटना घटी है इसमें जो बच्चों की मांग थी उसके लिए कॉलेज प्रशासन की तरफ से एक टीम का गठन कर दिया गया है। साथ ही साथ इन बच्चों का मांग था कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से भी लोग रहें, तो प्रिंसिपल साहब के द्वारा डीएम सर को एक पत्र दिया गया है किन्हीं पदाधिकारी को नामित करने के लिए। तो कमेटी अपना जांच रिपोर्ट आने वाले 3 से 4 दिनों में जो भी बिंदु हैं जो बच्चों के द्वारा उठाए गए हैं उस पर देगी और अन्य जो मांगे हैं बच्चे की जो हॉस्टल से संबंधित हो या फिर रीडिंग रूम से संबंधित हो, वो सब सारी चीज़ विभाग के स्तर पे प्रिंसिपल साहब के द्वारा फॉलोअप किया जा रहा है और अभी से ओपीडी और इमरजेंसी बाधित नहीं रहेगा और वो लगातार फंक्शनल रहेगा। हम लोग इस पर भागलपुर के होली फैमिली स्कूल में कला और विज्ञान की 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी कार्यक्रम के पहले दिन चंद्रयान की लैंडिंग का मॉडल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में फादर
थॉमस चिटकुलम TOR विद्यालय की प्रेसिडेंट सिस्टर लीसी टेरेसा और बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा ने किया। उद्घाटन के बाद यीशु की प्रार्थना गीत गाए, साथ ही छात्रों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। वहीं प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण चंद्रयान की लैंडिंग का मॉडल बच्चों ने काफी मेहनत से बनाया था, जिसे देख अतिथि भाव विभोर हो गए। साथ ही कई विषयों को लेकर बच्चों ने मॉडल बनाया। इसके अलावा विज्ञान की प्रदर्शनी में सैकड़ों अभिभावक व छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन को देखा। वहीं अतिथियों ने कहा कि ऐसे कार्यों से बच्चों का मानसिक विकास तेज होता है, जो अपने देश दुनिया के लिए काफी लाभदायक है। वहीं कार्यक्रम के दौरान होली फैमिली स्कूल की प्राचार्य सिस्टर सविधा जॉन ने अतिथियों का स्वागत किया और पहले दिन के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विद्यालय के शिक्षकों और बच्चों को शुभकामनाएं दी। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद INDIA गठबंधन में शामिल JDU के नेताओं की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गुट की ओर से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने की मांग तेजी से उठाई जा रही है। साथ ही ये खबर भी है कि नीतीश कुमार आगामी इंडिया गुट की बैठक में भी शामिल नहीं होंगे। इस पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों को नीतीश कुमार बहुत बड़े तोप दिखते हैं। 42 विधायकों की लंगड़ी सरकार चलाने वाले दल के नेता जो कभी उछलकर कमल के साथ तो कभी लालटेन के साथ चले जाते हैं, जिसको खुद भरोसा नहीं है कि वो कहां रहेगा, उसको देश में कौन नेता बना रहा है, इस बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जब से गठबंधन बना है उस दिन से मेरा बयान देख लीजिए कि मैंने साफ कहा कि इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई महत्व नहीं है। जो विपक्ष की राजनीति है उसमें सबसे बड़ा दल कांग्रेस है। हारे या जीते ये अलग बात है। दूसरा TMC है और तीसरे नंबर पर DMK है। जदयू को कौन पूछ रहा है, और ये तो आपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है। लालू यादव ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार होंगे। लालू की पार्टी के लोकसभा में सांसद 0 हैं। जिस पार्टी का 0 सांसद है वो बता रहा है कि प्रदेश का प्रधानमंत्री कौन होगा। जिसके अपने दल के सिर्फ 42 विधायक हैं वो बता रहा है कि देश का नेता कौन होगा। लोग बिहार में, चूंकि आप बिहार के पत्रकार हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आपको नीतीश कुमार बहुत बड़े तोप दिखते हैं। 42 विधायकों वाले दल के नेता, लंगड़ी सरकार चलाने वाले आदमी जो कभी उछल के कमल के साथ, कभी लालटेन के साथ, जिसका खुद भरोसा नहीं है, जिसको खुद नहीं पता है कि कल वो कहाँ रहेगा, उसको देश में कौन नेता बना रहा है ये सिर्फ बिहार के पत्रकारों को पता है। ये जब से महागठबंधन बना है उस दिन से मेरा बयान आप सुन लीजिए। मैंने आपको कहा है कि इसका कोई राष्ट्रीय राजनीति पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका कोई महत्व नहीं है। जो विपक्ष की राजनीति है उसमें सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, हारे या जीते। दूसरा तृणमूल है, तीसरे नंबर पर DMK है। जदयू को कौन पूछ रहा है? ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू होने वाली बात है। लालू जी ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री नीतीश जी होंगे। लालू जी के कितने सांसद हैं भैया लोकसभा में? 0। तो जिस पार्टी का 0 सांसद है वो बता रहा है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। जिसके दल के अपने 42 विधायक हैं वो देश का नेता आप लोग उसको बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा कुशासन के लिए पूरा देश में जाना जा रहा है, गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए, पलायन के लिए, उस राज्य को नेता के दूसरे राज्य के लोग मान जाएंगे कि भैया आइए और महाराष्ट्र को बिहार बना दीजिए, तमिलनाडु को बिहार बना दीजिए। ऐसा कोई मान सकता है? ये मतलब कॉमन सेंस जो है, लॉजिक जो है, इसके लिए आपको कोई राजनीति का ज्ञाता नहीं होना है।